नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के सेशन में आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 करने वाले, ठीक है। वो पहला चैप्टर का, ठीक है। उम्मीद है कि ये इससे जो पिछला 5 लेक्चर है वो आप जरूर देखे होंगे, ठीक है। इससे पिछला 5 लेक्चर में यानी कि 5वां लेक्चर के अंत में हम अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र निकालना बता दिए थे, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग जो उत्तल दर्पण है उसमें दर्पण सूत्र निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे जो भी है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आइए इस लेक्चर में महादेव की दया से उत्तल दर्पण में भी हम लोग दर्पण सूत्र निकालते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण में सर, उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त करना सर, प्राप्त करना। देखिए, जिस तरह अवतल दर्पण में था तो अवतल दर्पण में बहुत ज़्यादा थोड़ा भाषा था, ठीक है। लेकिन इस उत्तल दर्पण में आप सिद्ध कीजिएगा तो इसमें बहुत कम भाषा है, ठीक है। खाली आपको ठीक से समझना है। फिगर जिस तरह से मतलब बनाइएगा उसी तरह इसका लिखना भी है, ठीक है। फिगर बनाते चलिए और लिखते चलिए, और बाद में जो त्रिभुज आर बनेगा उस सबको लेकर के आप आसानी से सिद्ध कर दीजिएगा समरूप बना करके, ठीक है। जैसे सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम एक उत्तल दर्पण लेते हैं, ठीक है सर। ये उत्तल दर्पण लिए, ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण। इसका नामकरण M और M डैश कर दिए, ठीक है। वही यहाँ पर सर लिखेंगे, ठीक है। लिखिएगा कि माना सर, माना कि M और M डैश एक उत्तल दर्पण है सर, एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। माना कि M और M डैश एक उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण बनाए हैं, ठीक है। इसमें उत्तल दर्पण में से जानते हैं कि आप ये P होता है और ये सर F होता है और इधर C होता है, ठीक है। और इधर सर अनंत होता है, इसको O मान लीजिए, इस साइड वाले बिंदु को इधर अनंत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लिए कि M और M डैश एक उत्तल दर्पण है। इसके सर ध्रुव और मतलब इसके प्रधान अक्ष पर ध्रुव और अनंत के बीच एक वस्तु रखेंगे, ठीक है। वो लिखेंगे सर इसके सर इसके प्रधान अक्ष पर, इसके प्रधान अक्ष पर ध्रुव तथा अनंत के बीच सर बीच एक वस्तु ए बी इस प्रकार रखे कि इसका सर अच्छा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो पहले देख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। पहले ये भी वस्तु रखिए। जैसे ये मान के चलिए हमारा वस्तु हो गया A और सर ये B हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा हल्का सा इधर कीजिए, ये हमारा B हो गया। ये भी वस्तु रखिए, वही लिखे हैं। इसके प्रधान अक्ष पर ध्रुव तथा अनंत के बीच, ये आपका हो गया ध्रुव और इस साइड अनंत हो गया, ठीक है। अनंत इस साइड हमारा क्या हो गया? अनंत। इसके लास्ट छोर को O मान लीजिए, ठीक है। ध्रुव और अनंत के बीच एक वस्तु ए भी इस प्रकार रखे, और इस प्रकार रखे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है सर? यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये किरण आपतित होगा, मतलब जाएगा, और यहाँ से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस F से निकलता हुआ मालूम पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सर दूसरा सर यहाँ से आप इस जाएगा और यहाँ से सर जाएगा, और ये जो है ना इसके वक्रता केंद्र से सर मिलेगा, वक्रता केंद्र से, ठीक है। मतलब यहाँ से गया किरण सर, और यहाँ से गया, और हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र की तरफ जो किरण जाता है, आपतित किरण, वो परावर्तित होकर फिर उसी दिशा में जाता है। ये नियम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रकार का कटान बिंदु बना, ठीक है। यही हमारा प्रतिबिंब बना। क्या बना? प्रतिबिंब। इसका नामकरण हम A डैश और B डैश कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रतिबिंब जो बना है F और P के बीच बना है, वही लिखिएगा। अनंत के बीच एक वस्तु ये भी इस प्रकार रखे कि इसका सर काल्पनिक एवं सर सीधा, चूंकि सीधा बना है, काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब A डैश और B डैश वस्तु A डैश B डैश ध्रुव तथा फोकस के बीच बना है। ध्रुव सर ध्रुव तथा सर फोकस ये फो है, ठीक है। फोकस के बीच
बना, ठीक है, बना है। अब देखिए इतना रचना कर लिए ने, इतना रचना करने के बाद अब जो है ने एक चीज और कीजिएगा आप, ये एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। ये बी जो है ना इस छोर से एक किरण लीजिएगा, ठीक है, और ये ध्रुव से इसको परावर्तन करवाइएगा, ठीक है। पी को थोड़ा साइड कीजिए, इस ध्रुव से परावर्तन करवाइएगा, ठीक है। ये आपको रचना करना पड़ेगा एक्स्ट्रा में, ठीक है। ये आपका पी हो गया, ठीक है। यहाँ से किरण गया और ये रचना करवा करके ये परावर्तन होकर के ध्रुव से और इधर हो गया, ठीक है। या ये भी लिख लीजिएगा कि बी से किरण जाती है जो ध्रुव से परावर्तन के बाद एक्स की दिशा में चल जाती है, ठीक है। लिख लीजिएगा बी साथ ही, या बी से सर, बी से एक आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण सर, आपतित किरण सर जाती हैं तथा ध्रुव से परावर्तन के बाद सर, ध्रुव से परावर्तन सर, परावर्तन के बाद पी एक्स दिशा में चली जाती हैं सर, पी एक्स दिशा में चली जाती हैं, ठीक है, चली जाती हैं। ये आप कर लिए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से आप एक रचना कर दीजिएगा, ये बी से आता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, ये यहाँ से। अब देखिए साथ साथ इसमें जो वस्तु दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, फोकस दूरी है, ये सबको भी लिखिए। देखिए साथ ही सर माना, साथ ही माना सर वस्तु दूरी, साथ ही माना सर वस्तु दूरी सर, वस्तु दूरी क्या है, तो P यानी ध्रुव से लेकर के और जहां वस्तु रखा है उसके दूरी को क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी। तो यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी को वस्तु दूरी यानी PA सर, PA को मान लिए हम लोग U, वस्तु दूरी को U से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सर वस्तु दूरी हो गया, उसके बाद सर प्रतिबिंब दूरी सर, प्रतिबिंब दूरी देखिए ध्रुव से लेकर और प्रतिबिंब तक के दूरी, यानी ध्रुव ये हो गया, प्रतिबिंब ये हो गया, तो P और A डैश बराबर सर V मान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सर फोकस दूरी सर P से F तक की दूरी, PF बराबर सर F मान लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद वक्रता त्रिज्या भी ले लीजिएगा सर, वक्रता त्रिज्या तथा सर वक्रता त्रिज्या मतलब P से लेकर के C तक की दूरी, ठीक है। तो PC बराबर सर इसको मान लीजिएगा R, और R बराबर 2F होता है, ये सब हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले एक बात देखिए, त्रिभुज सबसे पहले आप जो है ना त्रिभुज को समरूप कीजिएगा, ठीक है। और समरूप कैसे होगा वो हम आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए A B और C, ये त्रिभुज देखिए, यहाँ पर A B और C ये बड़ा वाला त्रिभुज देखिए, ठीक है। इस त्रिभुज को दीजिए देखिए, और A डैश B डैश और C ये वाले त्रिभुज को देखिए, ठीक है। तो लिखिएगा अब सर त्रिभुज सर, त्रिभुज ये त्रिभुज का चिन्ह है, ठीक है। त्रिभुज A B और C, बड़ा वाला त्रिभुज A B C तथा त्रिभुज सर छोटा वाला त्रिभुज सर A डैश B डैश और C में, सर A डैश B डैश और C में। अच्छा एक चीज देखिए, ये कोण और ये कोण इसमें 90 डिग्री बनाता है, ये कोण 90 डिग्री बनाता है। और ई जो है हमारा उभयनिष्ठ है। जैसे आप मान के चलिए यहाँ पर समझिएगा, ये कोई त्रिभुज है इस तरह से बना हुआ और यहाँ पर है, तो ई वाला कोण जो है दोनों त्रिभुज में बनेगा, इस छोटको वाला में, नमहरको वाला में। तो वही है कि ये वाला जो है C है उभयनिष्ठ। तो लिखिएगा एंगल सर, एंगल AC और B, एंगल सर ACB बराबर सर एंगल A डैश और C और B डैश, ठीक है। और बगल में सर लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ, चूंकि ये दोनों में है, ठीक है, ठीक। ये जो कोण है ये दोनों में है, ठीक है। उसके बाद सर एंगल जो है ना, फिर ये वाला देख लीजिए, समकोण बना रहा है 90 डिग्री और ये भी समकोण बना रहा है। कहने का मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है और ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो लिखिएगा एंगल BA और C बड़ा वाला त्रिभुज में, ठीक है, बराबर सर B डैश और A डैश और C, सर B डैश A डैश और C। ये किस चीज से बराबर हुआ है दोनों कोण, तो समकोण होने के कारण, ठीक है।
समकोण सर, समकोण होने के कारण अब चूंकि सर दो एंगल बराबर हो गया आपका, तो तीसरा जो है वस्तुतः मतलब वैसे ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो अगर एंगल बराबर है तो तीसरा भी आपस में बराबर हो ही जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा शेष जो है सर, शेष कौन कौन है, तो सर यहाँ यही बच गया है। तो एंगल ए बी और सी, एंगल ए बी सी बराबर, एंगल सर ए बी सी किसके बराबर है, ए डैश बी डैश और सी के बराबर। ठीक है, तो लिखिएगा एंगल ए डैश बी डैश और सी। ठीक है, उसके बाद देखिए तीनों एंगल जब बराबर हो गया, जब दो त्रिभुज का तीन गो कोण बराबर है, इसका मतलब वो त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, तो लिखिएगा अतः सर त्रिभुज जो है, त्रिभुज सर ए बी सी सर, ए बी सी समरूप हो गया किसके सर, तो त्रिभुज ए डैश और बी डैश और सी के। ठीक है, अब चूंकि समरूप हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भुजा जो होगा ना समान अनुपात में होगा। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ पर, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, लिखिएगा अतः सर, अतः इसकी भुजाएं सर, भुजाएं समानुपाती होगी सर, समानुपाती होगी। ठीक है, होगी। अच्छा, समानुपाती होगी यानी कि ये वाला भुजा जो होगा ना इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में ए और बी, और छोटा वाला त्रिभुज में ए डैश और बी डैश लीजिए। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज में सर ए बी लिए और छोटा वाला में ए डैश और बी डैश लिए। ठीक है, बराबर किसके होगा, तो सर बड़ा वाला त्रिभुज में जो है ना, बड़ा वाला में ये बड़ा भुजा लीजिए, ए से लेकर के और सी तक, ए से सी तक, और छोटका वाला में ए डैश और सी तक। ठीक है, बड़ा वाला में सर हम लोग लिए ए सी और छोटा वाला में ए डैश और सी। इसको सर मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ठीक इसी प्रकार सर आपका जो है ना ए बी और पी ये वाला, और ए डैश बी डैश और पी वाला, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये भी सेम टू सेम उसी से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। लिखिएगा ठीक उसी प्रकार सर, ठीक सर उसी प्रकार, या ठीक इसी प्रकार सर, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी और पी। ठीक है, त्रिभुज सर ए बी और पी समरूप हो जाएगा सर किसके, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश और पी के। किसके हो जाएगा सर, त्रिभुज सर, त्रिभुज ए डैश और बी डैश और सर पी के। ठीक है, अगर समरूप हो गया तो इसका भी भुजा समानुपाती होगा। तो लिखिएगा अतः सर, अतः इसकी भुजाएं भी समानुपाती होंगी, समानुपाती सर होंगी। ठीक है, अच्छा इसका भुजा समानुपाती होगा तो इसमें भी भुजा लीजिए ए बी। ठीक है, और ई वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला ए बी और पी, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो इसमें ए बी और पी लिए, तो इसमें भुजा हम लेंगे ए बी और इसमें भी लेंगे ए बी, ए डैश और बी डैश, क्योंकि समानुपाती है। तो ए बी लिए इसका, ई वाला त्रिभुज का ए बी पी का, और ए डैश बी डैश पी वाला का लिए हम लोग ए डैश और बी डैश। ठीक है, बराबर सर। फिर इस वाला का देखिए, ये वाला त्रिभुज है, इसका ए पी लीजिए और इस वाले त्रिभुज का ए डैश और पी लीजिए। इसका सर हम लोग लिए बड़े वाले त्रिभुज का ए और पी, और उसका लिए ए डैश और पी। ठीक है, इसको हम कर लिए सर समीकरण सेकेंड। अब समीकरण पहला और दूसरा से एक बात चीज आप देख लीजिए कि LHS सर बराबर हो गया है, यानी ए बी और बटा ए डैश बी डैश जो है इसके बराबर है, और वही जो है इसके बराबर है, तो ये जो है इसके बराबर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा सर समीकरण फर्स्ट तथा ठीक है सेकेंड से सर, सेकेंड से क्या हो जाएगा, तो ए सी या बट्टा में सर ए डैश और सी बराबर हो जाएगा ए पी या बट्टा में सर ए डैश पी। ठीक है, अब ए सी सर, ए सी ए और सी यहाँ तक के दूरी को हम क्या लिख सकते हैं सर, ए पी और प्लस में पी सी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं सर। ए सी को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस में पी सी। ठीक है, ए पी और प्लस में पी सी लिख सकते हैं। और ए डैश और सी को क्या सर लिखेंगे, ए डैश और सी,
यहाँ तक की दूरी को सर क्या लिखेंगे, तो एक बात देखिए, यहाँ तक की दूरी को आप क्या पी सी और माइनस पी ए डैश नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, पी सी और माइनस के पी ए डैश, ठीक है। तो लिखिएगा सर पी सी, पी सी, पी सी सर और माइनस के पी ए डैश, ठीक है, बराबर सर ए पी, ए पी को ए पी ए रहने दीजिए, ठीक है, और ए डैश पी को भी वही रहने दीजिए, ए पी या बट्टा में ए डैश पी। अब सर इतना लिख लिया, इसके बगल में सर लिख दीजिएगा कि ए सी जो है किसके बराबर होगा, चूंकि लिख दिया, चूंकि सर चूंकि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए पी या प्लस में सर पी सी, ठीक है, ए पी या प्लस में पी सी। उसके बाद ये ए डैश सी जो है पी सी या माइनस के, और ए डैश सी सर, ए डैश और सी जो है पी सी या माइनस के पी ए डैश, या बगल में लिख भी सकते हैं और चाहिएगा तो नहीं भी लिख दीजिए, वो भी तो चलेगा, ठीक है। इतना सर लिख दिए। अब चिन्ह परिपाटी का सर उपयोग कीजिए, चिन्ह परिपाटी का उपयोग कीजिए, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए सर, उपयोग करते हुए, ठीक है, चिन्ह परिपाटी का उपयोग कीजिएगा आप लोग। तो ए पी को सर क्या लिख सकते हैं, चूंकि ए और पी वस्तु दूरी है सर, वस्तु दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और वस्तु दूरी उत्तल हो गया और अवतल हो गया, दोनों के लिए माइनस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सर ए पी की जगह माइनस यू लिख दीजिएगा, ठीक है, माइनस सर माइनस यू, प्लस है तो प्लस, और पी सी के जगह सर पी और सी, पी सी को हम लोग आर बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, उसी को बोलते हैं 2f। चूंकि सर उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है, दाईं और होने के कारण, ठीक है, ये हम पहले क्लास में बताए हैं। तो पीसी के जगह सर जी हम 2f लिखे, वो भी प्लस में, बट्टा पीसी, फिर पीसी आ गया तो पीसी को हम 2f लिखे और प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस पी ए डैश सर, पी और ए डैश, पी ए डैश हमारा क्या है सर, तो ये है हमारा प्रतिबिंब दूरी, क्योंकि ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, उसको भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण में चूंकि प्रतिबिंब जो है दाईं ओर बनता है और सीधा बनता है, इसी कारण से प्रतिबिंब इसमें क्या होता है, धनात्मक होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो सर यहाँ पर लिख दीजिएगा भी, ठीक है, बराबर ए पी सर, ए और पी, फिर हमारा आ गया वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी सर हमेशा यू होगा माइनस में, ए डैश पी आ गया सर, ए डैश और पी प्रतिबिंब दूरी है, वो सर जी होगा धनात्मक, वो इसका होगा क्या भी। अब इसको सर सोल्यूशन कीजिए, यहाँ पर देखिए लग रहा है ये भी कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस का u और प्लस का 2f सर बट्टा 2f और माइनस का भी सर बराबर माइनस का u और बट्टा में सर भी, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको जो है ने तिरछा गुना कीजिए, इसको इससे और इसको उससे, तो यहाँ पर देखिएगा सर माइनस का ये भी को जो है सर भी को माइनस यू और प्लस 2f से गुना कर दिए, बराबर माइनस सर यू को जो है इससे गुना कर दिए 2f और माइनस भी से, ठीक है। इसका सर कैलकुलेट करें तो माइनस यू भी प्लस के सर 2vf बराबर माइनस के 2uf और प्लस के सर जी यू भी, ठीक है, यू भी। अब इसका आगू सोल्यूशन कीजिए सर, यू भी और यू भी। एक काम कीजिए, इससे आगे जो है ना यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर से देखिएगा, जगह का अभाव है, ठीक है, या एक लाइन यहाँ पर बढ़ाते हैं, देखिएगा यू भी, इसको उस साइड करेंगे सर तो इधर बचेगा 2vf बराबर सर माइनस का uf प्लस का u भी और प्लस सर ये इधर जाएगा तो u भी, ठीक है। तो हो क्या जाएगा सर, यहाँ से देखिएगा हो क्या जाएगा यहाँ सर, तो 2vf सर 2vf बराबर सर क्या हो जाएगा 2vf, ये ऊपर है, ठीक है, इससे नीचा किए 2vf बराबर सर माइनस का 2uf माइनस का 2uf प्लस में सर u भी और u भी जोड़िएगा तो 2u भी हो जाएगा, 2u भी, ठीक है। अब दोनों तरफ जो है ना u-v-f से भाग दे दीजिए सर, दोनों तरफ u-v-f से सर भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर भाग दीजिएगा सर जी, तो ऊपर में है 2vf, ठीक है, बट्टा में
बट्टा में सर जी 2 सॉरी यहाँ पर 2 लीजिएगा, दोनों तरफ 2u_v_f से भाग देने पर 2u_v_f, ठीक है, बराबर सर जी माइनस के ऊपर में uf बट्टा में सर जी 2u_v_f प्लस 2u_v बट्टा में 2u_v_f, ठीक है, दे दिए। अब इसको काटिए, 2 से 2 कटा सर, v से v कटा, f से f कटा, तो यहाँ पर बच गया सर 1/u, ठीक है, बराबर। उसके बाद सर जी यहाँ पर देखिए, 2 से 2 कटा, u से u कटा, f से f कटा, बच गया माइनस का 1 सर v, प्लस सर 2 से 2 कटा, u से u कटा, v से v कट गया, तो 1/f बचा। अब ध्यान से देखिए, इस माइनस 1/v को इधर कीजिएगा तो सर आपका आएगा कितना, तो 1 सर u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये हमारा आ गया। और ये हमारा प्रूव्ड भी हो गया सर, जो कि बहुत आसान था, ठीक है। यही हमारा दर्पण सूत्र है। उत्तल और अवतल के लिए दर्पण सूत्र क्या होता है, बराबरी होता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये आप आसानी से समझ गए होंगे, ये बहुत हल्का है, ठीक है। अवतल दर्पण में थोड़ा सा आपको मेहनत करना था, लेकिन इसमें आपको सिर्फ ये त्रिभुज पकड़िए, ये त्रिभुज पकड़िए, समरूप कर लीजिए, फिर ये वाला और ये वाला पकड़ के समरूप कर लीजिए, आसानी से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। अब इससे हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। और हमें लगता है कि ये हमारा लास्ट जो है क्लास है किस चीज़ का, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश के परावर्तन का, ठीक है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है, इसी चैप्टर का। और उसके बाद हम लोग फिर अपवर्तन शुरू करेंगे। और अपवर्तन शुरू करने के बाद, यानी कि फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म करने के बाद हम लोग फिर केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिए। चलिए सर, अब हम लोग उससे आगे चलते हैं। अवतल और उत्तल में तो हमारा जो दर्पण सूत्र है वो हो गया खत्म, ठीक है। अब चलिए उससे आगे एक छोटा सा टॉपिक है, अनुबद्ध फोकस, ठीक है। अनुबद्ध सर, अनुबद्ध फोकस, अनुबद्ध फोकस, ठीक है। फोकस ये एफ है, ठीक है, फोकस है। इसको बोलते हैं सर कंजुगेट, कंजुगेट सर फोकस, ठीक है। अनुबद्ध फोकस सर बोलेंगे किसको, देखिए गोलीय दर्पण ले लीजिए, ठीक है, या गोलीय दर्पण के अलावा आप लेंस ले लीजिए, ठीक है। उसके प्रधान अक्ष पर अगर एक बिंदु पर वस्तु को रखिएगा, ठीक है, और दूसरे बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बनता है, तो वो दोनों बिंदु एक दूसरे का अनुबद्ध फोकस कहलाता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर आप जो है एक अवतल दर्पण लिए, ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका एफ हो गया, यहाँ पर जो है सी हो गया, और यहाँ पर मान चलिए कोई वस्तु यहाँ पर रख दिए, कौन सा ए बी रख दिए, ठीक है, ए बी या ओ ए रख दिए, ओ ए, ठीक है। और ये गया यहाँ से परावर्तन होकर एफ से गुजरा, और ये सर यहाँ से सी से होकर के गया और इसी दिशा में। तो यहाँ पर देखिए ये गया यहाँ से परावर्तित होकर के ऐसे निकला, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना ने ओ डैश और ए डैश। तो ये देखिए गोलीय दर्पण हो गया, यानी अवतल दर्पण है, और इसके प्रधान अक्ष पर यहाँ पर वस्तु रखे हैं ओ बिंदु पर, और प्रतिबिंब बना है ओ डैश बिंदु पर। तो ओ और ओ डैश ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, अनुबद्ध फोकस। तो लिखिएगा सर इसमें परिभाषा में कि गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण में या लेंस में, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष या लेंस के प्रधान अक्ष, देखिए गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष या सर लेंस के प्रधान अक्ष के प्रधान अक्ष पर स्थित ऐसी दो बिंदु सर जिनमें पहला बिंदु पर सर बिंब रखने पर दूसरे पर सर उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, कोमा क्या कहलाता सर, अनुबद्ध। तो
होता है तो वो दोनों बिंदु, तो वे दोनों बिंदु सर, दोनों बिंदु सर एक दूसरे का सर एक दूसरे का अनुबद्ध फोकस कहलाता है। अनुबद्ध सर, अनुबद्ध फोकस सर, फोकस कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। जैसे सर ये फिगर में देखिएगा, अनुबद्ध फोकस आप खोजिएगा, ये हमारा पी हो गया, ठीक है। तो ओ और ओ डैश क्या है, अनुबद्ध फोकस है। लिखिएगा यहाँ सर ओ तथा ओ डैश अनुबद्ध फोकस है सर, अनुबद्ध फोकस है, ठीक है, फोकस है। ये हमारा हो गया अनुबद्ध फोकस, ठीक है। अनुबद्ध फोकस के बाद हम लोग चलते हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आवर्धन पर सर, मैग्निफिकेशन, ठीक है। देखिए आवर्धन किसको बोलते हैं सर, आवर्धन मैग्निफिकेशन। देखिए किसी वस्तु का अगर आवर्धन निकालिएगा तो उस वस्तु के प्रतिबिंब का आकार प्रकार, ठीक है, ये सब चीज आप बता दीजिएगा आवर्धन देख करके, कि कोई वस्तु अगर किसी का आवर्धन 1 से ज़्यादा हो गया तो फिर उसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा, 1 के बराबर है तो कैसा बनेगा, 1 के कम है तो कैसा बनेगा, ठीक है। ये सब चीज़ आप आवर्धन से बता दीजिएगा, ठीक है। तो आवर्धन का सर परिभाषा वैसे क्या होता है, तो आवर्धन देखिए किसी वस्तु के प्रतिबिंब और बिंब, इस दोनों के अनुपात को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, आवर्धन सर बोलेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा किसी वस्तु के सर, किसी वस्तु के प्रतिबिंब सर, किसी वस्तु के प्रतिबिंब तथा सर, प्रतिबिंब तथा बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई सर, ऊंचाई के अनुपात को सर, अनुपात को आवर्धन कहते हैं सर, आवर्धन सर कहते हैं, ठीक है। अच्छा सर बिंब की ऊंचाई हम लोग जानते हैं h1 होता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई सर h2 होता है, ठीक है। तो और ये जो है आवर्धन है सर, इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, चूंकि इसका अंग्रेजी क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो सर m बराबर फॉर्मूला आपका बन जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई सर, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा सर बिंब की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, ठीक है। तो m बराबर सर आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 और नीचे में h1, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, आवर्धन के लिए। और इसमें सर कभी कभी क्या होता है, प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई नहीं दिया रहता है, उसमें उस स्थिति में आप जो है ना वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी पर निकालिएगा, उसका भी एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, वो हम बताएंगे। उससे पहले आप एक चीज लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए बगल में, कि जहाँ H2 जो होता है, H2 होता है हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई सर, प्रतिबिंब की ऊंचाई सर, ऊंचाई, ठीक है। और H1 जो होता है सर, H1 बिंब की ऊंचाई, ठीक है, बिंब की ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद सर नोट में आप एक चीज लिख लीजिएगा सर आवर्धन के बारे में। देखिए चूंकि अवतल दर्पण जो होता है ना, अवतल दर्पण, उसमें जो होता है प्रतिबिंब जो होता है बाईं और दाईं दोनों ओर बनता है, ठीक है। और अवतल दर्पण का जो अक्सर जो होता है आवर्धन जो होता है सर, उसमें होता है धनात्मक, ठीक है। अगर अवतल दर्पण का बात किया जाए तो सर अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में चूंकि प्रतिबिंब उसी साइड बनता है हमेशा दाईं ओर, तो ये उसका आवर्धन क्या होगा सर, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो लिखिएगा सर अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में देखिएगा हमेशा जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, सॉरी वास्तविक बनता है। तो वास्तविक बनने का तो हमेशा दर्पण के इस साइड होगा, दाईं और बाईं ओर,
तो बाईं ओर होगा तो हमेशा क्या होगा, इसका ऋणात्मक होगा अवतल दर्पण का आवर्धन। ठीक है, तो लिखिएगा अवतल दर्पण सर, अब नोट पहला लिख लीजिएगा सर, अवतल 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 दर्पण सर, दर्पण अवतल दर्पण का आवर्धन सर, आवर्धन आवर्धन सर ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक सर होता है, होता है। इसलिए इसमें, इसलिए सर, इसलिए इसमें काल्पनिक एवं काल्पनिक एवं काल्पनिक एवं सर अवतल दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक होता है। चूंकि इसमें सर, चूंकि लिख लीजिएगा, चूंकि, और यहाँ जो है ना अवतल दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक होता है चूंकि इसमें वास्तविक सर, वास्तविक, चूंकि वास्तविक एवं उल्टा सर, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें बात करें सर हम लोग उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि इसमें क्या होता है काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, लिखिएगा। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा जो है ना जल पी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गला दर्द करने लगता है ज़्यादा बोलने से। ठीक है, चलिए सर इसका दूसरा नोट देते हैं। ठीक है, इससे पहले आप एक चीज ठीक कर लीजिएगा कि अवतल दर्पण नहीं लिखिएगा। ठीक है, सिर्फ आवर्धन लिखिएगा। ठीक है सर, आवर्धन, यदि आवर्धन सर, यदि कर लीजिएगा, यदि सर आवर्धन ऋणात्मक होता है तो सर इसमें वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगर आपका आवर्धन जो है ऋणात्मक आ रहा है तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ऋणात्मक कहने का मतलब इस साइड हो जाएगा। ठीक है, दर्पण के बाईं ओर। ठीक है, और इसमें लिखिएगा यदि सर, यदि दूसरा नोट में यदि आवर्धन सर, आवर्धन सर, आवर्धन धनात्मक हो, धनात्मक हो, धनात्मक हो तो सर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सर कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब देखिए आवर्धन धनात्मक होगा तो दाईं ओर जाएगा। ठीक है, और दाईं ओर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा, तो प्रतिबिंब हमेशा सर काल्पनिक, काल्पनिक एवं सीधा सर, सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बनता है। ये आपका हो गया। ठीक है, आवर्धन के बारे में, आवर्धन एक बार जान लिए। उसके बाद सर जी इसमें कुछ निष्कर्ष भी आपको जान लेना पड़ेगा। ठीक है, कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इसमें आवर्धन कैसा होता है। ठीक है, तो आइए निष्कर्ष में आपका इस देखिएगा। ठीक है, और निष्कर्ष में सर, निष्कर्ष में ध्यान रखिएगा पहले में, क्योंकि सर अवतल दर्पण जो होता है ने वो वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है। ठीक है, तो इसका आवर्धन कभी धनात्मक होता है और कभी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है तो कैसा बनेगा, तो उसका आवर्धन हो जाएगा धनात्मक। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक मतलब बाईं ओर, तो जाहिर सी बात है कि उसका आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। वही तो लिखे थे, ऋणात्मक होगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा बनाया है दर्पण के सामने, तो आवर्धन इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और दाईं ओर जाएगा तो दाईं ओर में सर क्या होगा, तो इसका जो है ना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सर निष्कर्ष पहला में निष्कर्ष पहला में सर लिखिएगा चूंकि सर अवतल दर्पण। अच्छा, एक चीज़ को लेकर के आप लोग को डिस्टरबेंस होता होगा, प्याज वाला बेचने के लिए आया। ठीक है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि बगल में आप उसको जाकर कुछ कह भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा अवतल दर्पण में, चूंकि अवतल दर्पण में वास्तविक सर, वास्तविक एवं काल्पनिक सर, काल्पनिक
दोनों सर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका आवर्धन सर, इसका आवर्धन का ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है सर। आवर्धन कभी ऋणात्मक, कभी सर ऋणात्मक तो कभी धनात्मक सर, धनात्मक होता है, ठीक है, होता है। यानी अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसलिए इसका कभी आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक, और कभी धनात्मक होगा, ठीक है। उसके बाद सर दूसरा नंबर में सर उत्तल दर्पण जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है सीधा, तो इसका क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। हमेशा लिखिएगा सर उत्तल दर्पण में हमेशा सर, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है सर जी, काल्पनिक प्रतिबिंब सर, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका आवर्धन सर, इसलिए सर लिखिएगा, इसलिए इसका आवर्धन सर, इसलिए इसका आवर्धन सर, हमेशा सर, हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक सर होता है, ठीक है। तीसरा नंबर चीज एक और लिख लीजिएगा सर जी, यदि आवर्धन का मान अगर आपका 1 से ज्यादा हो गया तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। 1 के बराबर आ गया तो वस्तु के बराबर, और 1 से कम आया तो वस्तु से छोटा बनेगा। लिख लीजिएगा सर तीसरा में, यदि सर आवर्धन का मान सर 1 से ज्यादा है तो सर, तो प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में सर, वस्तु की तुलना में, यदि आवर्धन का मान 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में क्या होगा, बड़ा होगा सर, बड़ा होगा। यदि सर बस यदि आवर्धन का मान सर, 1 के बराबर सर, ये 1 है, ठीक है, 1 के बराबर है तो सर आवर्धन का मान सर सॉरी, यदि आवर्धन का मान 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा सर, वस्तु के आकार का बनेगा। देखिए गांव घर है, यहाँ पर डिस्टरबेंस बहुत चीज़ों का होता है, ठीक है। और वीडियो बनाना यहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि बहुत कठिनाई से हो पाता है, ठीक है। कोई सेटअप उटअप तो है नहीं कि आप वहाँ पर गए आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। यहाँ गांव घर है, अगल बगल में मान के चलिए सब्जी बेचने वाला, तो कभी फल बेचने वाला, कभी गेहूँ चाउर बदलने वाला आते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ देख करके बनाना पड़ता है, ठीक है वीडियो। तो यहाँ पर देखिए वस्तु के आकार का बनेगा यदि सर, उसके बाद देखिए यदि 1 के बराबर सर, 1 से छोटा सर, 1 से यदि आवर्धन का मान ही लिख लीजिएगा, यदि सर आवर्धन का मान सर, मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब सर कोमा वस्तु से छोटा बनेगा सर, वस्तु से छोटा सर बनेगा, ठीक है। ये 3 को हमारा निष्कर्ष था, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सर कभी कभी हम बताए थे आपको कि आवर्धन में क्या होता है, न बिंब की ऊंचाई दिया रहता है, न जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई। उस स्थिति में हम लोग सर प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी को देख करके हम आवर्धन निकालते हैं, ठीक है। तो आप ये भी लिख लीजिएगा, आवर्धन का ये परिभाषा तो होगी आपका, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दिया रहेगा तब, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं दिया रहेगा, प्रतिबिंब दूरी दिया रहेगा और बिंब दूरी दिया रहेगा, तो लिख लीजिएगा आवर्धन में सर, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन में सर, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई सर, प्रतिबिंब की सर ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी
प्रतिबिंब की दूरी बोले तो सर जी भी, तथा बिंब की दूरी सर, बिंब की दूरी बोले तो अयु, प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी के अनुपात को सर, के अनुपात को क्या बोलते हैं सर, आवर्धन बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। आवर्धन यानी कि m बराबर सर प्रतिबिंब दूरी, सर प्रतिबिंब दूरी बटा सर बिंब दूरी, सर बिंब दूरी, ठीक है। तो m बराबर सर आपका फॉर्मूला हो जाएगा, m बराबर फॉर्मूला हो जाएगा सर, चूंकि प्रतिबिंब दूरी जो होता है वो हो जाएगा भी, ठीक है, भी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सर बिंब दूरी, वस्तु दूरी हमेशा किसी भी चीज के लिए माइनस में लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये, और इसी माइनस को हम लोग यहाँ आगे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर यू ही लिखते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला था H2 बटा H1। तो कुल मिलाकर के सर आवर्धन बराबर क्या हो गया, माइनस भी बटा यू लगाइए या H2 बटा H1 लगाइए, ठीक है। ये दूगो फॉर्मूला आवर्धन का है। अगर ये ऊंचाई दिया रहेगा तो H2 बटा H1 पर चलिएगा, और अगर प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दिया रहेगा तो इस वाले पर चलिएगा, ठीक है। तो ये हमारा था। उसके बाद हम लोग आवर्धन सूत्र प्राप्त करते हैं, ठीक है, कि आखिरकार ये आया कहाँ से, ये सब आया कैसे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, तब तक आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए सर, अब हम लोग जो है ना आवर्धन, अभी जस्ट आवर्धन पढ़े हैं ना, उसका व्यंजक प्राप्त करते हैं कि वो सब उसका सूत्र आया कहाँ से, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में सर, अवतल दर्पण में सर आवर्धन व्यंजक प्राप्त करते हैं, आवर्धन सर व्यंजक, ठीक है। तो उसके लिए सर, उसके लिए आपको पहले रचना करना पड़ेगा सर। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है। इसको m और m डैश मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका आपका ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया सर अनंत, ठीक है। तो इसके देखिए कहाँ पर रखिएगा आप लोग वस्तु को, तो इसके सर यहाँ पर अनंत मान लीजिए, ठीक है। तो लिखिएगा सबसे पहले इसमें भी कि माना कि m और m डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल सर दर्पण है, जिसके सर प्रधान अक्ष पर सर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु रखी गई है, अनंत और सर जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत तथा वक्रता केंद्र पर अनंत और वक्रता केंद्र पर एक वस्तु आप यहाँ रखें, ठीक है। और यहाँ रखने के बाद सर इसका जो है आपतित किरण गया और फोकस से होकर के गुजरा, ठीक है, परावर्तन के बाद। उसके बाद सर एक रेखा जो है सी से गुजरा, और सी से गुजरने के बाद फिर परावर्तित होकर के इसी दिशा में है, ठीक है। तो प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बना, ठीक है। इसको आप ए और बी मान लीजिए, इसको मान लीजिए सर ए डैश और बी डैश, ठीक है। यहाँ पर सर जी आपका पी होता है, पी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, उसके बाद सर जी एक रचना इसमें और करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी हम करके बताते हैं। अनंत तथा वक्रता केंद्र पर एक वस्तु सर जी, एक वस्तु ए बी सर इस प्रकार रखे कि सर इसका वास्तविक प्रतिबिंब सर, वास्तविक प्रतिबिंब सर ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश फोकस सर जी, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बना, वक्रता केंद्र के सर बीच बना, ठीक है। साथ ही आप एक किरण और लीजिएगा सर, ठीक है। एक किरण जो है ना बी से लेकर के और पी से जाएगा परावर्तन के बाद, ठीक है। और परावर्तन होने के बाद सर यहाँ से गुजर जाएगा, ठीक है, इसके इस बिंदु से। ये x लिख लीजिएगा, ये यहाँ से
ये गया है, ये x है, ठीक है। तो लिखिएगा उसके बाद B से एक आपतित किरण जाती है, आपतित किरण दर्पण के सतह से, दर्पण के सर B से एक आपतित किरण जाती है जो सर ध्रुव से परावर्तन के बाद, जो सर ध्रुव से परावर्तन के बाद, ध्रुव से परावर्तन के बाद सर परावर्तन के बाद px की दिशा में चल जाती है, या bp सर, bp लिख दीजिएगा, bp एक आपतित किरण है, जो bp एक आपतित किरण है सर, है जो ध्रुव से परावर्तन के बाद px की दिशा में चली जाती है, ठीक है, दिशा में चली सर जाती है, ठीक है। अब एक बात देखिए यहाँ पर ए बी और पी, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ठीक है, ए बी और पी, और फिर वही वाला में ए डैश बी डैश और पी वाला देखिए, ये त्रिभुज जो बन रहा है, ये वाला प्रतिबिंब वाला, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज देखिए आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है। इसमें 90 डिग्री बन रहा है, इसमें 90 डिग्री बन रहा है। और सर उसके बाद जो है ने देखिए एक ही रेखा पर जो त्रिभुज बनेगा इस साइड और उस साइड, ठीक है, वो आपस में होता है सर समान। अगर ये वाला जितना होगा एंगल, जितना एंगल सर ये होगा उतना एंगल ये भी होगा, और दो एंगल जब बराबर हो गया तो सर तीसरा एंगल बराबर अपने आप हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, दिनू त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज ए बी पी समरूप है सर किसके, ए डैश बी डैश पी के, ए डैश और बी डैश और पी के, ठीक है। इसलिए सर इसलिए इसकी भुजाएं सर, भुजाएं समानुपाती होंगी, ठीक है, समानुपाती सर, समानुपाती होंगी। और चूंकि हम आवर्धन फॉर्मूला लगा रहे हैं तो पहले प्रतिबिंब जिस त्रिभुज में बना है ना उसको लेना है, ठीक है। प्रतिबिंब ये वाला बना है ना, तो आप लिखिएगा इसका ये वाला भुजा लीजिएगा, लीजिएगा पहले ए बी, यानी ए डैश और बी डैश, बट्टा में इस वाला का लीजिएगा तो ए बी, ठीक है, ए और बी, ठीक है, बराबर सर इसका लीजिएगा ए डैश पी सर, ए डैश पी, और इसका लीजिएगा सर ए पी, ठीक है, ए पी, ये आप ले लिए। ये लेने के बाद सर इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद सर लिखिए माना बिंब दूरी, वस्तु दूरी सर, माना बिंब दूरी सर, बिंब दूरी मतलब सर जी यू का मान, यू जो है ने यू सर जी क्या हो जाएगा इसमें बिंब दूरी, तो हो जाएगा आपका पी से लेकर के और ए तक की दूरी, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा पी और ए, ठीक है, और इसको यू दीजिएगा, ठीक है, पी और ए। उसके बाद सर प्रतिबिंब दूरी सर, प्रतिबिंब दूरी सर जी, तो पी और ए डैश ये लिख लीजिएगा भी। उसके बाद सर जी प्रतिबिंब दूरी के बाद फिर लिखिएगा फोकस दूरी सर, फोकस दूरी ने लिखिए, आप ऊंचाई लिख लीजिए, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की सर जी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई में क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई हो गया ए बी बराबर सर h1 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई सर, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई सर, प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश है तो लिख लीजिएगा ए डैश और बी डैश, ठीक है, बराबर में h2, प्रतिबिंब का ऊंचाई h2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें सर चिन्ह परिपाटी का उपयोग कीजिएगा, चिन्ह परिपाटी का सर या सर आप क्या कीजिए, हाँ, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए सर, या सर आवर्धन फॉर्मूला आप अभी एक लिखे होंगे
कि आवर्धन फॉर्मूला बराबर माइनस के भी बटा क्या होता है यू होता है, ठीक है। तो लिखिएगा चिन्ह परिपाटी सर परिपाटी का उपयोग करके, ठीक है, चिन्ह परिपाटी का उपयोग कीजिएगा। तो ए बी ए डैश बी डैश सर जी ए डैश और बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश सर यहाँ पर ऊंचाई लिए है ना, तो ए डैश और बी डैश के जगह करके समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर सर मान रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में मान रखिएगा सर। या पहले जो है ना आवर्धन सूत्र लिख देते, ठीक है, उसके बाद सोचेंगे। आवर्धन सूत्र सर आवर्धन सर आवर्धन सूत्र से आवर्धन सूत्र बराबर क्या होता था, m बराबर सर जी होता था H2 बट्टा में H1 या सर माइनस का v बट्टा u होता था ना, माइनस का v बट्टा सर u, इसको समीकरण मान लीजिए सेकेंड। हाँ ठीक है। उसके बाद सर देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट में चिन्ह परिपाटी का उपयोग करिए, समीकरण फर्स्ट में चिन्ह परिपाटी का उपयोग सर उपयोग करते हुए देखिए ए बी जो है ना ए बी ए डैश बी डैश ये सर जी जो है ना प्रधान अक्ष के नीचे बना है, ठीक है। तो ऊंचाई जो होगा वो क्या हो जाएगा सर माइनस में हो जाएगा। तो ये चूंकि प्रतिबिंब है प्रतिबिंब तो माइनस का H2 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी वस्तु का ऊंचाई है तो H1 हो जाएगा बराबर सर H2 माइनस का H2 बट्टा H1 बराबर क्या हो जाएगा सर, तो ए डैश पी सर जी ये है प्रतिबिंब का क्या चीज सर दूरी है, प्रतिबिंब दूरी। और चूंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब इस साइड बना है बायां साइड तो माइनस में होगा इसका सर जी। और ए पी जो है ना ए पी सर जी ए और पी ये वस्तु दूरी है, ये भी सर जी माइनस में होगा, ठीक है। तो एक चीज देखिएगा सर यहाँ पर सर जी जो है ना आवर्धन सूत्र से H2 बट्टा H1 कर लीजिएगा सर H2 बट्टा H1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए H2 बट्टा सर जी H1 माइनस H2 बट्टा H1 बराबर क्या हो जाएगा, तो सर जी V बट्टा U हो जाएगा चूंकि माइनस और माइनस कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये माइनस हमारा उस साइड चल जाएगा सर जी H2 बट्टा H1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का सर V बट्टा U हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम समीकरण सेकेंड में आवर्धन सूत्र से क्या लिखे हैं m बराबर H2 बट्टा H1 लिखे हैं, ठीक है, इस समीकरण सेकेंड में। तो H2 बट्टा H1 बराबर माइनस का V बट्टा U हो गया। H2 बट्टा H1 के जगह हम लोग m लिख सकते हैं m बराबर माइनस का V बट्टा U, और इसको मान लीजिएगा समीकरण थर्ड, ठीक है, समीकरण सर थर्ड, ठीक है। अब देखिए समीकरण सेकेंड और थर्ड से क्या m का दूगो फॉर्मूला नहीं निकल के आ गया, अतः सर जी समीकरण सेकेंड तथा थर्ड से, समीकरण सेकेंड और थर्ड से क्या निकल के आया, तो m बराबर H2 बट्टा सर H2 बट्टा H1 बराबर के माइनस का V बट्टा U। यही आवर्धन फॉर्मूला ने हम बताए हैं अभी और वही निकाले हैं यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि आवर्धन फॉर्मूला भी आप लोग निकालना सीख गए होंगे। देखिए ये वाला फॉर्मूला जो है ना आपका प्रूफ तो कभी नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, लेकिन हम आपको बता दिए आपके सिलेबस में है तो सब कुछ पढ़ाना जरूरी है, ठीक है, इसलिए अब हम लोग बता दिए, ठीक है। अब हम लोग उत्तल दर्पण में जो है आवर्धन सूत्र पढ़ते, ठीक है। तब तक इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। चलिए सर अब हम लोग जो है उत्तल दर्पण में आवर्धन सूत्र प्राप्त करते, ठीक है। चूंकि 1 घंटा हमारा बीत चुका है, ठीक है, इसलिए हम लोग अब जो है थोड़ा फास्ट में लिखेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण में सर उत्तल दर्पण में आवर्धन सूत्र, ठीक है।
आवर्धन सूत्र। देखिए उत्तल दर्पण में आवर्धन सूत्र आप प्राप्त कीजिएगा। सबसे पहले उत्तल दर्पण का रचना कीजिएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण हुआ ये सर, इसमें जो है ना ये आपका P हो गया, ये आपका सर F हो गया और ये आपका सर C हो गया। इसमें जो है ध्रुव और अनंत के बीच एक वस्तु रखिएगा। जो जो रचना कीजिएगा वही आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम सर M और M डैश उत्तल दर्पण लिए तो लिखिएगा कि माना कि M और M डैश ये क्या है सर, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है सर, दर्पण है। जिसके प्रधान अक्ष पर सर, जिसके सर प्रधान अक्ष पर अनंत सर, अनंत तथा सर ध्रुव के बीच सर एक वस्तु AB इस प्रकार सर, AB इस प्रकार लिखे। पहले एक वस्तु AB रख दीजिए, ठीक है। एक वस्तु AB रख दीजिए, A और B रखें, ठीक है सर। यहाँ से आपका देखिए आपतित किरण दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ा और पड़ने के बाद सर ये यहाँ से परावर्तित होगा, ठीक है। और ये F से निकलता हुआ मालूम होगा, ठीक है। उसके बाद एक बिंदु सर जो है ना आपका जो है दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाएगा। एक रेखा जो है, एक रेखा सर वक्रता केंद्र की ओर जाएगा और यहाँ पर एक कटान बिंदु बनेगा सर, इसको A डैश और B डैश नाम दीजिए। यही आपका प्रतिबिंब बना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सर यहाँ से एक जो है ना चीज का रचना कीजिएगा। किस चीज का सर, B से जो है ना P किरण जाएगा, ठीक है। B से P सर जी किरण जाएगा, ठीक है। B से P एक किरण गया और ये परावर्तन हुआ, ठीक है। इसका क्या हो गया, परावर्तन हुआ सर, ठीक है। उसके बाद ये जो P जो परावर्तन हुआ ये B से निकलता हुआ मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो लिखिएगा सर एक बीच AB इस प्रकार रखे कि इसका सर काल्पनिक प्रतिबिंब A डैश सर और B डैश दर्पण के फोकस तथा सर ध्रुव के बीच बना, ठीक है, बना। साथ ही लिखिएगा कि BP एक किरण है जो दर्पण के ध्रुव से परावर्तन के बाद PX की दिशा में जाती है, ठीक है। BP सर BP एक आपतित किरण है, आपतित किरण है जो ध्रुव से परावर्तन के बाद PX की दिशा में सर जाती है, ठीक है। उसके बाद सर हम लोग जो है ना प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, आइए सब लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज देखिएगा ABP और A डैश B डैश P, ठीक है। लिखिएगा सर त्रिभुज ABP तथा A डैश B डैश और P में ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर समरूप है। क्या है, समरूप है। ABP और यहाँ देखिए 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ से देखिए अगर ये इधर गया और ये इधर आया तो ये पूरा कोण जो होगा इस पूरे वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा। तो जब ये बराबर होगा और बीच से एक सीधा रेखा जा रहा है तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दो एंगल हो गया बराबर आपस में, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर यही लिख दीजिए कि ABP समरूप हो गया सर, समरूप है A डैश B डैश P में, ठीक है। या इससे पहले सर हम लोग वस्तु दूरी लिख देते तो अच्छा रहता, ठीक है। लिख दीजिए पहले वस्तु दूरी, लिखिएगा वस्तु दूरी सर, वस्तु दूरी सर इसमें कौन हो गया, PA है। PA बराबर सर जी U प्रतिबिंब दूरी, ठीक है सर जी P और A डैश बराबर सर जी V हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब दूरी हो गया आपका फोकस दूरी को छोड़िए, फोकस दूरी का उपयोग इसमें आएगा नहीं, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई सर ले लीजिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई
सर प्रतिबिंब की ऊंचाई सर प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब ए डैश और बी डैश बराबर सर H2, ठीक है। और बिंब की ऊंचाई सर बिंब की ऊंचाई सर, तो बिंब की ऊंचाई सर हो जाएगा ए बी बराबर सर H1। अब सर कीजिए त्रिभुज वाला काम, ठीक है। अब त्रिभुज ABP और A डैश B डैश P लीजिए, त्रिभुज ABP तथा सर त्रिभुज A डैश B डैश P में, त्रिभुज A डैश B डैश और P में, ठीक है। ABP और A डैश B डैश P में क्या होगा सर, तो अभी हम बताए हैं कि ये समरूप है, ठीक, डायरेक्ट समरूप लिखिए, ठीक है। क्योंकि आवर्धन का व्यंजक जो है ना आपको बोर्ड एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं, ठीक है। ये हम आपको सिलेबस में है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ABP समरूप हो गया A डैश B डैश P के, ठीक है। तो इसमें ये भुजा लीजिएगा सर आप जो है ना, और जब भी लीजिएगा चूंकि आवर्धन का निकाल रहे हैं तो जिसमें आपका प्रतिबिंब बनेगा जिस त्रिभुज में, वो त्रिभुज वाला पहले भुजा लेना है, ठीक है। तो सर A डैश B डैश यहाँ पर देखिएगा A डैश B डैश बट्टा में AB सर बराबर सर, उसके बाद यहाँ पर देखिए PA डैश सर PA डैश बट्टा में PA, ये हो गया। इसको सर समीकरण फर्स्ट मानिए, ठीक है। समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब सर जो है ना यहाँ से चलिए आप लोग, समीकरण फर्स्ट मानने के बाद सर इसमें जो है ना चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर लीजिए। देखिए यहाँ पर चिन्ह परिपाटी सर, चिन्ह परिपाटी का सर उपयोग करते हुए, ठीक है, करते हुए चिन्ह परिपाटी का उपयोग कीजिएगा। तो A डैश B डैश प्रधान अक्ष के ऊपर बना है, ठीक है, प्रधान अक्ष के ऊपर बना है, यानी कि सर आपका ये क्या हो गया, ये आपका ऊंचाई हुआ और ऊंचाई पॉजिटिव होगा सर, क्या होगा, पॉजिटिव। तो H2 बट्टा सर AB ये भी सीधा रखा है प्रधान अक्ष पर, ये भी क्या होगा सर, पॉजिटिव। H1 बराबर सर PA, P और A प्रतिबिंब दूरी है सर, प्रतिबिंब दूरी दायां साइड बना है इसलिए सर ये पॉजिटिव, और PA ये जो है बायां साइड है इसलिए निगेटिव, ठीक है। ये आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट सर, ठीक है, फर्स्ट, इसको फर्स्ट मत मानिए, ठीक है। अब उसके बाद सर जी आवर्धन सूत्र से, सर आवर्धन सूत्र से क्या होगा, आवर्धन सूत्र में M बराबर सर जी H2 बट्टा H1 होता है, हाँ। इसको मान लीजिए सर जी 2, तो समीकरण सर जी 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा सर, 1 और 2 से देखिए यहाँ पर H2 और H1 इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो M बराबर सर जी M बराबर H2 बट्टा H1 बराबर माइनस का V बट्टा क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। अब दर्पण सूत्र का उपयोग कीजिए, देखिए यहाँ पर सर दर्पण सूत्र का दर्पण सूत्र का सर उपयोग करते हुए दर्पण सूत्र क्या होता था, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F होता था। इसमें सर दोनों और सभी पदों में भी से गुना किए, गुना करने पर भी से गुना करने पर क्या होगा सर जी, V/V प्लस V/U बराबर V/F हो जाएगा। ये आप काट दीजिएगा तो 1 प्लस V/U बराबर V/F हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से देखिए सर, इसको इस साइड कीजिएगा तो 1 माइनस V/F बराबर ये क्या हो जाएगा सर जी, माइनस का V/U हो जाएगा। और 1 माइनस V/F बराबर माइनस का V/U सर, माइनस का V/U ये जो है M के बराबर है, M के बराबर। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला आया M बराबर 1 माइनस सर V/F उत्तल दर्पण में, ठीक है। अब आपका जो है ना उत्तल दर्पण में भी हो गया। अब मुश्किल से 5 मिनट का क्लास और बच्चा है, उसके बाद सर जी प्रकाश का परावर्तन का थ्योरी का क्लास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है।
माँ सरस्वती की दया से थ्योरी का पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा 1 से 2 लेक्चर, उसमें सिर्फ इसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 2-4 मिनट और इंतजार कीजिए, लेक्चर आपका खत्म होगा। ठीक है, चलिए अब जो है ना सर, हम लोग उत्तल, अवतल और समतल, ये तीनों दर्पण का पहचान जो है करेंगे छू करके और बिना छू करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सर, अवतल हो गया, अवतल सर जी, उत्तल, तथा सर, तथा, समतल, समतल, दर्पण का पहचान सर जी, दर्पण का पहचान। अच्छा, सबसे पहला नंबर है ना, हम लोग बिना छू करके करेंगे, यानी बिना वस्तु को छुए, दर्पण को छुएंगे, उसके पहले ही बताएंगे, यानी बिना सर स्पर्श करके, बिना स्पर्श किए हुए अगर आप बताइएगा तो सबसे पहला बात तो दर्पण को वस्तु के सामने आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वस्तु को दर्पण के सामने ले जाइएगा, दर्पण के सामने, दर्पण के सर सामने, सामने ले जाने पर, ले जाने पर, अगर दर्पण के सामने वस्तु को ले जाते हैं, अगर वस्तु आपका, यदि सर, यदि वस्तु दर्पण के सामने ले जाने पर, यदि अगर वस्तु समान आकार, ठीक है सर, समान आकार का बनता है, दर्पण के सामने ले जाने पर उसका प्रतिबिंब सर जी, उसका प्रतिबिंब जाने पर सर जी, उसका प्रतिबिंब सर, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब समान आकार का बनता है, तो सर वह सर समतल दर्पण होगा। ठीक है, समतल दर्पण होगा। ठीक है, दूसरा नंबर सर जी, यदि प्रतिबिंब सर, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा सर, वस्तु से बड़ा तथा सीधा और वास्तविक बनता है सर, वास्तविक बनता है, तो सर तो अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, तीसरा नंबर सर जी, यदि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा नहीं, यहाँ सर उल्टा लिख लीजिएगा। ठीक है, उल्टा, यदि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, यहाँ पर सीधा तथा काल्पनिक सर जी बनता है, तो सर उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तल, अवतल और समतल का पहचान। ठीक है, अब हम लोग स्पर्श करके, छू करके पता करेंगे कैसे होगा। देखिए यहाँ पर छूइएगा तो छूने पर सर जी, छूने पर या स्पर्श करके सर, स्पर्श करके। ठीक है, पहला नंबर सर, यदि वस्तु मेज पर रखा हुआ है, ठीक है, उसको स्पर्श करने पर उसका परावर्तक सतह समतल होता है। यदि सर दर्पण का परावर्तक सतह सर, परावर्तक सतह समतल है, तो वह समतल दर्पण होगा। याद रखिएगा। ठीक है, समतल दर्पण है। यदि सर दूसरा में, यदि परावर्तक सतह सर, परावर्तक सतह धसा है, तो वह धसा है, तो वह अवतल दर्पण है। ठीक है, तीसरा सर जी, यदि परावर्तक सतह आपका उभरा है, ठीक है, यदि सर जी, यदि परावर्तक सतह उभरा है, तो वह सर कौन सा दर्पण होगा? तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है सर,
उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है सर जी लास्ट आपका थ्योरी का है उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग, वो भी हम आपको बताइए देते। ठीक है, एक सेकेंड पानी पी लेते हैं और मार्कर में इंक डाल लेते हैं। ठीक है, चलिए सर, अब अवतल और उत्तल में जो है ना आपका डिफरेंस समझ लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, और ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण सर, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, और एक तरफ सर उत्तल दर्पण लिखेंगे। चलिए एक तरफ उत्तल दर्पण लिख लीजिए, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब पहला इसका देखिए अवतल का, अवतल सर दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण में क्या होता है सर, तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतत धसा रहता है। देखिए यहाँ पर धसा है, लिखिएगा सर, अवतल दर्पण का परावर्तक, परावर्तक सर, परावर्तक सतह सर धसा रहता है, इसमें सर उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह देखिए आईना इस पर पड़ता है, परावर्तित किरण इस पर पड़ता है, आपतित किरण तो उभरा रहता है। ठीक है, तो लिखिएगा सर उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह सर, परावर्तक सतह सर धसा उभरा रहता है। ठीक है, रहता है। दूसरा नंबर सर उत्तल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक और उत्तल दर्पण का सर काल्पनिक। लिखिएगा अवतल सर, अवतल दर्पण का फोकस सर, फोकस वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, और दूसरा नंबर इसमें लिखिएगा सर जी उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का फोकस सर जी, फोकस काल्पनिक होता है, काल्पनिक सर, काल्पनिक होता है सर, है। ठीक है, तीसरा नंबर सर जी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा छोटा या बराबर भी बन सकता है। ठीक है, अवतल दर्पण में सर जी, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा सर, वस्तु से बड़ा कोमा बराबर या छोटा बनता है। ठीक है, बनता है। तीसरा में सर जी इसमें लिखिएगा उत्तल दर्पण में हमेशा, उत्तल सर दर्पण में हमेशा सर, हमेशा वस्तु से सर छोटा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब सर बनता है। ठीक है, बनता है। अब चौथा नंबर सर, और चौथा नंबर क्या लिखिएगा, तो सर जी उत्तल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी। ठीक है, सॉरी अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी, क्योंकि ये सभी किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित कर देती है, और उत्तल को बोलते हैं अपसारी। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा सर जी अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी सर दर्पण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। और इसमें सर लिख लीजिएगा उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को सर, उत्तल दर्पण को सर अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी सर दर्पण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। अच्छा एक चीज सर जी, अभिसारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारा किरण को एक ही बिंदु पर अभिसारित कर देता है। ठीक है, और इसको अपसारी बोलते हैं क्योंकि सब किरण को एक बिंदु से अपसारित करता है। ठीक है, अब क्या बच गया सर जी, परावर्तक सतह हो गया, फोकस वास्तविक, अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, एक सेकेंड सर जी रुक जाइए, एक और बचा हुआ है। ठीक है, बता देते हैं वो भी। देखिए अवतल दर्पण में जो सर प्रतिबिंब बनेगा ना, वो काल्पनिक भी बनेगा, वास्तविक भी। ठीक है, और लेकिन उत्तल में हमेशा काल्पनिक के प्रतिबिंब बनेगा। तो ये एक बार और लिख लीजिएगा सर जी, अवतल दर्पण में वास्तविक सर, वास्तविक
तथा काल्पनिक सर, काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है सर, दोनों प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। और इसमें सर जी केवल जो है ना उत्तल दर्पण में केवल सर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में केवल सर केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। वो केस आप याद कीजिएगा अवतल दर्पण वाला, तो उसमें 6 केस बनता था। उसमें जो है ना पहला केस में